नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको करवा रहा हूँ बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स। और इसके अंदर अपने ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट अपने बिल्कुल लास्ट में पहुँच चुके हैं। यूनिट कंप्लीट होने वाली है, नेक्स्ट 1-2 क्लास में अपनी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो हमारा टॉपिक था प्रधान बिंदुओं द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो प्रधान बिंदुओं द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण जो टॉपिक है, इसे आप लोग ढंग से पढ़ लेना, ठीक है। प्रधान बिंदु जो है वो कितने होते हैं, किस प्रकार से उनसे प्रतिबिंब बनते हैं और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है। प्रधान बिंदुओं से प्रतिबिंब निर्माण सीखने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपका टॉपिक आता है सह अक्षी लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र। सह अक्षी लेंस के लिए, सह अक्षी लेंस के लिए, वैसे लेंसों के निकाय के लिए होगा क्योंकि सह अक्षी लेंस का तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो देखिए सह अक्षी लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र, न्यूटन का सूत्र कि सह अक्षी लेंस निकाय जो आपके पास में होता है उसके लिए न्यूटन का जो सूत्र है वो किस प्रकार से हम लोगों को लिखना है और इनके मध्य जो संबंध आने वाले हैं कौन कौन से संबंध आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिए ऑप्टिक्स जब भी आप लोग पढ़ो, एक तो डायग्राम, सभी डायग्राम्स को आप लोग ढंग से याद करोगे और दूसरे जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे पास में ये इसका मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष पर दो बिंदु आपके पास में आने वाले हैं। एक तो आपके पास में H1 है और एक जो बिंदु आपके पास में है वो H2 है। यानी यहाँ से H1 हाइट पर जो प्रकाश की किरण आपके पास में आएगी वो H2 हाइट से ही आपको जाती हुई प्रतीत होगी। और यहाँ आपके पास में दो बिंदु आते हैं, एक P1 आता है और दूसरा बिंदु आता है P2। इन बिंदुओं को हम लोग जानते हैं मुख्य बिंदुओं के नाम से। और यहीं पर मैं बना देता हूँ F1 और F2, F1 और F2। निम्नति बिंदु बनाने की भी अपने को जरूरत है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर अपने क्या करते हैं, कोई बिंदु लेते हैं A और वहां से अपने प्रकाश की किरण जो है उसे लेकर के जाते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहले देखिए एक बिंब रखते हैं जिसकी ऊंचाई कितनी होगी, H1 होगी। यहां से H1 ऊंचाई जो है, H1 ऊंचाई पर अपने एक बिंब रखते हैं A और B, ठीक है। और यहाँ से जो प्रकाश की किरण निकलेगी वो इस तरीके से जाएगी, सीधी जाएगी बिंदु H1 की ओर। और एक प्रकाश की किरण यहाँ से भी जाएगी, इस तरीके से जाएगी। और जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है ये चली जाती है द्वितीय फोकस बिंदु से। और ये प्रकाश की किरण जितनी ऊंचाई पर आकर के टकराती है उतनी ऊंचाई से ये आती हुई प्रतीत होती है। तो इसे मैं इस साइड ले जाता हूँ, ठीक है। यहाँ हमने इसका प्रतिबिंब बनाने वाले हैं। आप लोग स्केल से डायग्राम बना लेना है इसका ठीक से, ठीक है। डायग्राम में कुछ एक बातों का थोड़ा ध्यान रखना, जैसे ये दूरियां अपने समान भी लेनी पड़ेगी, ये हाइट वगैरह ये आपको एक समान लेनी पड़ेगी। और एक प्रकाश की किरण आपके पास में आएगी जो मुख्य है, जो आपका फोकस बिंदु है, इससे होकर के गुजरे। तो अभी जो आपका डायग्राम बन रहा है उस हिसाब से आपका प्रतिबिंब जो है इस पॉइंट पर बनने वाला है। तो उसी हिसाब से मैं इसे बना देता हूँ। ठीक है, जिससे आपका ये F1 पॉइंट है ये इस साइड चला जाएगा, ये K1 बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका K2। और ये प्रकाश की किरण जाएगी इस साइड, ठीक है। तो A B आपके पास में बिंब था, H1 जिसकी हाइट थी, और इससे आपको जो प्रतिबिंब प्राप्त होने वाला है वो प्रतिबिंब आपको मिलने वाला है B1 और A1। कितना मिलने वाला है, B1 और A1 मिलने वाला है, B1 और
A1 और इसकी हाइट जो आपके पास में आने वाली है वो h2 आने वाली है और इसे हम लोग लिखने वाले हैं माइनस का h2। ठीक है, क्या लिखने वाले हैं? माइनस का h2। यहाँ से ये जो दूरी आपके पास में है ये f1 है और ये जो दूरी है इसे मैं x1 से लिख देता हूँ। ये वाली जो दूरी है आपके पास में f2 है और ये जो दूरी आपके पास में है ये x2 है। ये दूरियाँ इस साइड होने की वजह से माइनस की आएगी और वो जो दूरियाँ आपके पास में प्लस की आने वाली है। ये जो कोण आपके पास में θ1 आने वाला है ये प्लस का आएगा और इस साइड जो आपके पास में कोण θ2 आने वाला है वो किसका आएगा? माइनस का आएगा। ठीक है, इसके अलावा आपके पास में इस साइड जो अपवर्तनांक आने वाला है वो μ1 आएगा, दूसरी तरफ जो आपके पास में अपवर्तनांक आने वाला है वो μ2 आएगा। तो इस तरीके से आपके पास में ये डायग्राम जो है वो प्राप्त हो जाएगा। दूसरा आपका जो बिंब रखा हुआ है इसकी अगर P1 से दूरी लेंगे तो वो कैपिटल U आपके पास में आने वाली है और जो दूसरी दूरी आपके पास में है वो आने वाली है कैपिटल V। ठीक है, ये जो दूरी आपके पास में आने वाली है ये कैपिटल U और ये आने वाली है कैपिटल V। ये दूरी अपने पास में आने वाली है माइनस की और यहाँ ये दूरी जो है वो किसकी है? h2 वाली माइनस की है। देखिए x1 कहाँ से कहाँ तक है? ये यहाँ तक आने वाली है आपके पास में और ये दूरी जो है माइनस की f1। ये वाली जो दूरी आपके पास में ये कितनी है? माइनस की f1 है और u1 जो दूरी है आपके पास में यहाँ तक की दूरी है। इसी तरीके से आपके पास में जो f2 दूरी है ये इतनी दूरी है और x2 जो दूरी है वो इतनी है और ये जो दूरी है टोटल आपके पास में ये है। ठीक है, तो डायग्राम आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि डायग्राम को बनाने के लिए हम लोगों ने काम में लिए है प्रधान बिंदु जो होते हैं उन प्रधान बिंदुओं की प्रॉपर्टी को। प्रधान बिंदुओं की प्रॉपर्टी से हम लोगों ने क्या किया है? डायग्राम का निर्माण किया है। तो सबसे पहले इसके अंदर देखिए जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आती है वो जो आपका ये अपवर्तक पृष्ठ है इससे निकलने के बाद में वो चली जाती है द्वितीय फोकस बिंदु से। तो यहाँ से ये जो समांतर प्रकाश की किरण आ रही है ये कहाँ से होकर के जा रही है? द्वितीय फोकस बिंदु से होकर के जा रही है और जो प्रथम फोकस बिंदु से होकर के प्रकाश की किरण जो निकलती है वो हो जाती है मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये जो प्रकाश की किरण आपके पास में आ रही थी ये क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है और जो θ1 कोण बनाते हुए प्रकाश की किरण आपके पास में आ रही है h1 से जिस हाइट से ये प्रकाश की किरण आकर के टकराती है उसी हाइट के साथ में ये चली जाती है दूसरी और यहाँ से निकलती हुई ये आपको क्या होती है? प्रतीत होती है और इस तरफ जो कोण बनने वाला है वो बनने वाला है माइनस का θ2। इससे आपके पास में ये जो बिंब है इसकी ऊंचाई आएगी कितनी आएगी? h1 आएगी, ऊपर की ओर है तो प्लस का, ये h2 नीचे की ओर होने की वजह से माइनस का। इस तरफ आपके पास में ये होने की वजह से क्योंकि ये जो आपका सहअक्षीय लेंस निकाय इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो सहअक्षीय लेंस निकाय होता है उसकी जगह आप लोग कोई एक लेंस रख करके मान सकते हो। अगर वहाँ पर आप लोग एक लेंस लेकर के मानोगे तो लेंस से एक तो इस साइड की दूरी आ जाएगी, दूसरी साइड की दूरी आ जाएगी। तो अगर इस साइड की दूरियों की बात करें तो आप लोगों को जाना पड़ेगा प्रकाश की जो किरण आ रही है उसकी विपरीत दिशा में और प्रकाश की किरण की विपरीत दिशा में जाने पर आप लोग दूरियों को लेते हो ऋणात्मक। तो ये जो x1, f1, u1 ये जो दूरियाँ हैं ये विपरीत दिशा में होने के कारण क्या है? आपकी माइनस की है और ये जो है ये प्रकाश की किरण की दिशा में होने के कारण क्या है? प्लस की है। यहाँ ये जो हम लोगों ने प्लस माइनस के चिन्ह लगाए हैं ये चिन्ह परिपाटी से लिखे हैं और ये चिन्ह परिपाटी कौन सी है? ये कार्तीय निर्देशांक की चिन्ह परिपाटी है। कार्तीय निर्देशांक जिसके अंदर x y अपने x लेते हैं जो आपस में काटते हैं। तो आपको पता है कि x लेते हैं, एक तरफ प्लस का आता है दूसरी तरफ वो माइनस का आता है और ऊपर की ओर जाते हो प्लस का लेते हो और नीचे की ओर जाते हो तो किसका लेते हो? माइनस का लेते हो। तो इसी कार्तीय निर्देशांक पत्ती को काम में लेकर के क्या किया हम लोगों ने? ये डायग्राम बनाया है और ये दोनों प्रकाश किरणें जहाँ पर मिल रही है वो आपका पॉइंट मिलता है आपको A1 और दूसरी तरफ जो पॉइंट है वो क्या है? B1 है। इसकी हाइट कितनी ले रहे हैं? अपने जो बिंब बन रहा है इसकी माइनस h2 है और इस तरफ जो हाइट आप लोगों ने ले रखी है ये हाइट कितनी है? h1 है। अब देखिए अपने सबसे पहले इसके अंदर अपने देखते हैं न्यूटन का सूत्र कि न्यूटन जो है उसका सूत्र किस प्रकार से अपने प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इसमें न्यूटन का सूत्र प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? न्यूटन का सूत्र प्राप्त करने के लिए आपको इसके अंदर दो त्रिभुज लेने पड़ेंगे जिसमें एक तो आपका त्रिभुज आएगा ABF1 और दूसरा जो त्रिभुज आपके पास में आएगा वो आएगा P1 K1 और F1। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज आपको इसके अंदर लेने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले टॉपिक आता है आपका इसके अंदर न्यूटन का सूत्र।
न्यूटन का सूत्र अपने व्युत्पन्न करने के लिए क्या करेंगे, दो त्रिभुजों को लेंगे। एक तो आपके पास में त्रिभुज जो आएगा वो क्या आएगा, ये वाला त्रिभुज आएगा, ठीक है। ये जो आपके पास में त्रिभुज है जो ABF1 है, और दूसरी तरफ आपके पास में ये वाला जो त्रिभुज है F1 P1 और K1, इस त्रिभुज को अपने क्या करेंगे, सबसे पहले काम में लेंगे। तो इस डायग्राम के अंदर से दो त्रिभुज अपने लेते हैं, ABF1 और P1 K1 और F1। तो त्रिभुज है ABF1 तथा त्रिभुज है आपके पास में दूसरा P1 K1 F1 और F1, ये वाला जो त्रिभुज है। और एक जो ये आपके पास में त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों की बात कर रहे हैं, और ये दोनों त्रिभुज जो है वो आपस में क्या है, ये दोनों त्रिभुज जो है वो है समरूप। यानी अपने इन दोनों समरूप जो त्रिभुज है, इन दोनों समरूप त्रिभुजों को लेते हैं। और ये जो समरूप त्रिभुज है, इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि जो आपके पास में K1 और P1 आ रहा है, K1 और P1 आ रहा है, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, K1 बटा P1 क्या लिख सकते हो, K1 बटा P1। और K1 बटा P1 के नीचे जो आप लोग लिखोगे वो क्या लिखोगे, AB लिखोगे, AB, और बराबर आ जाएगा ये F1 K1 F1 P1 बटा F1 P1 आएगा, F1 P1, और अपोन में कितना आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा F1B, ठीक है। ये हम लोगों ने कहाँ से लिखा है, ये हम लोगों ने लिखा है समरूपता की प्रॉपर्टी से, ठीक। तो एक तो आपका ये त्रिभुज था और दूसरा आपके पास में ये त्रिभुज था। इस त्रिभुज के अंदर अपने भुजा ले रहे हैं K1 P1 आपके पास में ये वाली भुजा है। जब आप लोग ये वाली भुजा लोगे तो इसके अनुपात के अंदर आपको पक्का ये भुजा लिखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि समरूपता की प्रॉपर्टी के अंदर ये दोनों अगर आप लोग ले रहे हो तो यहाँ से भी आपको इन दोनों को लेना पड़ेगा। आप लोगों ने K1 P1 को लिया है तो आपको यहाँ पर A और B को लेना पड़ेगा। दूसरा आप लोगों ने लिया है F1 P1, तो F1 P1 आपके पास में ये वाली दूरी है, तब पक्का आपको यही दूरी लेनी पड़ेगी, कौन सी, B और F1। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, F1 P1 लिया है, तो F1 P1 लेने की वजह से आपको क्या लेना पड़ेगा, F1 P1 लेने की वजह से आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा F1 और B को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने इसमें अपने काम में लेते हैं यहाँ पर चिन्ह परिपाटी को, और चिन्ह परिपाटी को काम में लेने के बाद में आप लोग रखोगे इसके अंदर सभी मान। सबसे पहले अगर अपने मान देखा जाए तो मान रखोगे आप लोग K1 और P1 का, K1 और P1 आप लोग मान रखोगे K1 P1 का, F1 P1 का, और A B का, F1 B का, ठीक है। देखो वैसे तो अपने ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं तो आप लोग त्रिभुज वगैरह सीधे ले सकते हो, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी आप लोग समरूपता जो होती है उस समरूपता की प्रॉपर्टी को एक बार जरूर पढ़ लेना, क्योंकि समरूप होने के भी कुछ नियम होते हैं। उन्हीं नियमों के अकॉर्डिंग ही आप लोग क्या कर सकते हो, किन्हीं त्रिभुजों को आपस में समरूप ले सकते हो, और उन्हीं के अकॉर्डिंग ही आप लोग क्या कर सकते हो, इन अनुपातों को ले सकते हो। क्योंकि अपने ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए कुछ एक चीज़ें इसमें आगे पीछे की गई है, परंतु फिर भी आप लोग एक बार समरूपता की प्रॉपर्टियों को पढ़ करके कोशिश करना कि उन्हीं के अकॉर्डिंग आप लोग ये सारी समीकरणें लिखो, ठीक है। क्योंकि संगत भुजाएं अपने लेते हैं, जो आपने यहाँ लिखी है वही इस साइड से आपको लेनी पड़ेगी। जैसे अगर आप लोग ये ले रहे हो तो इसके अनुपात में ये भुजाई आएगी, अगर ये वाली ले रहे हो तो इसके अनुपात में ये भुजाई आनी चाहिए, और ये ले रहे हो तो आपके पास में ये भुजाई आपके पास में आनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर अगर K1 P1 की बात की जाए तो K1 P1 आपके पास में ये वाली ऊंचाई है, इस ऊंचाई का मान कितना है, ये ऊंचाई आपके पास में सीधी चल करके किसके बराबर है, माइनस के h2 के बराबर है। किसके बराबर है, माइनस के h2 के बराबर है। दूसरा AB जो आपके पास में AB यहाँ जो मैंने लिख रखा है, ये किसके बराबर है, h1 के बराबर है। F1 P1 अगर देखा जाए तो ये F1 P1 है, किसके बराबर है, माइनस f2 के बराबर है, F1 के बराबर है, माइनस का F1 बराबर है। और F1 B अगर देखा जाए तो ये F1 आपके पास में है और ये क्या है, B है, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है माइनस के x1 के। तो इससे आपके पास में जो मान आएगा किसका, h2 बटा AB का, तो h2 बटा AB का मान आएगा माइनस का h2 बटा h1, और किसके बराबर F1 बटा P1। तो F1 P1 आपके पास में कितना है, तो ये आपके पास में है माइनस का F1, और F1B जो है वो आपके पास में किसका है, माइनस का x1 है। तो यहाँ से
माइनस और माइनस आपका जो है वो कैंसिल हो जाएगा और ये जो आपके पास में मान बचने वाला है सिर्फ किसका मान बचेगा, H2/H1 का मान आपके पास में बचेगा। तो देखिए H2/H1 किसके बराबर आएगा, तो ये आपस में हो गए कैंसिल, ये माइनस बचेगा, इस माइनस को इसके साथ में लिख दीजिए F1/X1। ठीक है, ये समीकरण आपको प्राप्त होती है H2/H1 की। तो H2/H1 किसके बराबर है, माइनस के F1/X1 के बराबर है। ठीक है, समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 को मैं आगे लिख देता हूँ, अपने बाद में भी जरूरत पड़ेगी इसकी। तो H2/H1 किसके बराबर है, ये बराबर है माइनस के F1/X1 के। H2/H1 किसके बराबर है, माइनस के F1/X1 के बराबर है। तो ये आपके पास में क्या आई, समीकरण 1 आई। देखना ये जो प्लस माइनस है इसका जरूर ध्यान रखना आप लोग, जो प्लस का है उसे प्लस का लेना है और जो मान आपके पास में माइनस का है वो मान आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस का लेना है। ठीक है, तो आगे देखिए इसके अंदर अब अपने आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी समीकरण की। इसके अंदर दो त्रिभुज लेते हैं। एक तो त्रिभुज आएगा अपने A1 B1 और F2, A1 B1 और F2। दूसरा त्रिभुज जो आपके पास में आएगा वो आएगा H2 P2 और F2। तो पहला त्रिभुज जो आपके पास में है वो है A1 B1 F2, A1 B1 F2 तथा दूसरा जो आपके पास में त्रिभुज है A1 B1 F2, दूसरा त्रिभुज है H2 P2 F2, H2 P2 F2। तो ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या है, ये दोनों त्रिभुज भी आपस में समरूप है। ये दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या है, समरूप है। देखिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। जैसे आप लोग इन दोनों त्रिभुजों को ले रहे हो तो समरूपता का नियम आपको क्या बोल रहा था, समरूपता का नियम आपको बोल रहा था कि संगत भुजाएं जो होती है उनके अनुपात बराबर होते हैं। जैसे यहाँ संगत भुजाएं ये दोनों भुजाएं हैं तो यहाँ H1/H2 आएगा, H1/H2। अब पहले इस त्रिभुज को ले रहे हो और इस ऊंचाई को ले रहे हो तो पहले इसी त्रिभुज की ऊंचाई को आपको लेना होगा। जैसे अगर उसके जैसा बना रहा हो तो उसमें पहले इस त्रिभुज को लिया गया तो इसमें लिखा है इसने H2/H1, इन दोनों का अनुपात क्या है, H2/H1 है। अब आपके पास में ये दूरियां बच जाती है तो पहले आप इसको लिखोगे, इसकी ये ऊंचाई कितनी है, माइनस की F1 है और इसकी कितनी है, माइनस की X1 है। तो सीधा भी आप लोग ये लिख सकते हो बिना ये दूरियां वगैरह लिए हुए। परंतु आपके एग्जाम में तो कोई एक ही टॉपिक आने वाला है पूरा 5 नंबर का, तो आप लोग डिटेल से लिख सकते हो। पर याद रखने के लिए बस आपको बस इतना याद रखना है कि कौन से समरूप त्रिभुजों को लेना है। अगर एक बार आपको पता चल जाएगा कि कौन से समरूप त्रिभुजों को लेना है तो आप लोग आराम से सोल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अपने को पता चल गया कि अपने किसे ले रहे हैं, अपने ले रहे हैं A1 B1 F2 को। एक तो आपका ये समरूप त्रिभुज है ये वाला, और दूसरा H2 P2 F2 ये आपका त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ से अगर आप लोग किसका मान ज्ञात करना चाहो, H2/H1 का मान ज्ञात करना चाहो तो एक तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ। तो ये देखिए ये H2 है, इसी की संगत ऊंचाई ये H1 है, तो H2/H1 आपका आ गया। अब पहले आप लोग इस त्रिभुज को ले रहे हो तो इस हाइट को देख लो कितनी है X2 और ये कितनी है F2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, X2/F2 आ जाएगा। तो आपके पास में दूसरा जो मान आएगा H2/H1 का वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा X2/F2। ठीक है, X2/F2 मान आ जाएगा, परंतु चिन्ह परिपाटी को साथ में लोगे और ये मान आपके पास में किसका है, माइनस का है। तो आपका आंसर कितना आएगा, माइनस का X2/F2 आएगा। और देखिए अपने आराम से एक एक करके इसे सोल्व करते हैं। तो ये जो त्रिभुज है इसके अंदर आप क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे A1 B1 अपॉन क्या लिखना पड़ेगा आपको, H2 P2 लिखना पड़ेगा। और वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा F2 B1 के, F2 B1 के, और अपॉन में आपको लिखना पड़ेगा F2 P2। ठीक है, देखिए अगर आप लोग ये ले रहे हो A1 B1 तो आपको लेना पड़ेगा ये वाला H2 P2। अगर आप लोग लेते हो F2 B1 तो आपको लेना पड़ेगा P2 और F2। ठीक है, संगत भुजाएं आपको लेनी पड़ेगी। ये नियम हर जगह लागू होता है, अगर कहीं नहीं लागू होता है तो आपको इसे इस तरीके से सेट करना होता है त्रिभुजों को कि ये नियम यहाँ पर लागू रह सके। कौन सा, जैसे आप लोग ये ले रहे हो A1 B1 तो ये बराबर आता है समरूपता के अकॉर्डिंग H2 P2 के। अगर आप लोग ले रहे हो B1 F2 तो ये आता है P2 F2 के। अगर आप लोग ले रहे हो A1 F2 तो आता है H2 F2। इसी के अकॉर्डिंग आपको त्रिभुज जो है उसको सेट करना होता है। ठीक, तो अब देखिए चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग आपको सारे मान रखने पड़ेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या लिखना चाहोगे, A1 B1 को, उसके बाद
इसे लिख देते हैं H2P2 को, उसके बाद F2B1 को और उसके बाद F2 और P2 को। तो A1B1 जो है, A1B1 आपके पास में ये है, इसका मान कितना है, इसका मान है माइनस का H2। H2P2 आपके पास में कितना है, H2P2 ये वाली हाइट है और ये हाइट यहाँ से इसके बराबर है किसके, H1 के। आपको मान लेना है किसका, F2B1 का। तो F2B1 आपके पास में ये है और इसका मान कितना है, X2 है, कितना, X2। अब आपको मान लेना है F2P2, ये F2P2 है और इसका मान कितना है, F2 है। ठीक है, ये सारे मान हम लोगों ने ले लिए। अब इन्हें आपको क्या करना है, इन समीकरणों में रख देना है। तो सबसे पहले किसका रखना है, A1B1 का। A1B1 का मान कितना है, माइनस का H2 है, अपॉन में H2P2। H2P2 मान कितना है, H1। फिर आता है F2B1, तो F2B1 ये रहा, F2B1 कितना है, X2। फिर आता है F2P2, F2P2 का मान कितना है आपके पास में, ये है। तो H2 बटा H1 आपका कितना बन जाता है, ये बन जाता है X2 बटा F2। माइनस का बनेगा साथ में, ये भी ध्यान रखना। समीकरण 2 आपको प्राप्त हो जाती है, यानी H2 बटा H1 किसके बराबर है आपका, ये बराबर है माइनस X2 बटा F2। ठीक है, ये समीकरण आपको 2 प्राप्त हो जाती है। आगे देखिए अपने समीकरण 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आपको दिख रहा है H2 बटा H1 का जो मान है, किसका मान, H2 बटा H1 का मान किसके बराबर है, ये बराबर है F1 बटा X1 के। दूसरा ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है माइनस के X2 बटा F2 के। अगर ऐसा है तो ये दोनों समीकरण आती है बराबर, और अगर ये बराबर आती है, अगर ये क्या आती है, बराबर आती है, तो माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ बचेगा F1 बटा X1 बराबर X2 बटा F2। तो ये समीकरण आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। ये जो आपके पास में फॉर्मूला बनकर क्या है, यहीं से आपको क्या प्राप्त होगा, न्यूटन के सूत्र जो है वो प्राप्त होगा। देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हो, वज्र गुना कर सकते हो। x1 x2 किसके बराबर है, F1 F2 के बराबर है। और इसी सूत्र को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी सूत्र को जाना जाता है न्यूटन का सूत्र। क्या बोलते हैं इसी को, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन का सूत्र। तो न्यूटन का सूत्र यहाँ से क्या आता है, न्यूटन का सूत्र आता है x1 x2 बराबर F1 F2। तो ये जो फॉर्मूला बनकर क्या है, इसे अपने क्या कहते हैं, न्यूटन का सूत्र कहते हैं। न्यूटन के सूत्र में हम लोगों ने जो दूरियां ले रखी हैं बिंब और प्रतिबिंब की, कौन सी, x1 और x2। आपको पता होना चाहिए कि x1 x2 को हम लोगों ने कहाँ से रखा है। पता होना क्यों जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको मिल सकता है एग्जाम में न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल जब आपको मिलेगा तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि x1 x2 जो दूरियां आप लोग लिख रहे हो, ये दूरियां ली कहाँ से गई है। तो ये दूरियां ली गई है, जो प्रथम फोकस बिंदु है उससे बिंब की दूरी x1 ली गई है, और जो आपका द्वितीय फोकस बिंदु F2 है उससे प्रतिबिंब की जो दूरी है उसे लिया गया है x2। और x1 और x2 का अगर आप लोग मल्टीप्लाई करते हो तो वो किसके बराबर आता है, F1 P1 जो आपकी प्रथम फोकस दूरी आ रही है F1, और P2 F2 जो आपके पास में द्वितीय फोकस दूरी आ रही है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर ये मान जो आपको प्राप्त होता है। अगर क्या हो यहाँ पर बिंब और प्रतिबिंब आकाश जो है उनके माध्यम जो है, उन माध्यमों के अपवर्तनांक अगर क्या हो, बराबर हो, अगर माध्यमों के अपवर्तनांक बराबर हो तो क्या होगा। देखिए यहाँ अगर माध्यम जो है उन माध्यमों के अपवर्तनांक, जो आपके पास में माध्यम है उन माध्यमों के अगर अपवर्तनांक क्या हो, समान हो, जो अपवर्तनांक है वो क्या हो, समान हो, यानी μ1 और μ2 जो आप लोगों ने अलग अलग ले रखा है, अगर ये अपवर्तनांक क्या होते एक दूसरे के बराबर होते, यानी अपना μ1 जो है वो किसके बराबर होता, μ2 के बराबर होता, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो आपके पास में एक तो फोकस दूरी F1 है और दूसरी जो फोकस दूरी है F2
टू है, ये क्या होती बराबर किसके बराबर होती, फोकस दूरी f के बराबर होती। परंतु पहले वाली फोकस दूरी को आप लोगों ने किसका लिखा है, माइनस का लिखा है, ठीक है। तो प्रथम फोकस दूरी माइनस f1 जो है वो किसके बराबर होती, द्वितीय फोकस दूरी f2 के बराबर होती। यानी अपना जो ये सूत्र है माइनस f1 वाला ये किसके बराबर होता है, f2 के, और अगर अपवर्तनांक बराबर हो तो ये किसके बराबर आता है, f के बराबर आता है। यानी अपना मान माइनस f1 प्लस f2 किसके बराबर है, f के बराबर। अगर ऐसा है तो f1 ये x1 x2 जो है वो किसके बराबर आएगा, माइनस f स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। माइनस f स्क्वायर के ये मान जो है वो बराबर आ जाएगा। ये भी आपके पास में न्यूटन का सूत्र है। ये न्यूटन का सूत्र किसके लिए लिखा है हम लोगों ने, ये लिखा है हम लोगों ने समान अपवर्तनांक के लिए। अगर अपवर्तनांक बराबर हो तो उसमें आपको ये सूत्र जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो इन्हें समीकरणों के रूप में आप लोग याद रखना, ये समीकरण नंबर 3 है और ये आपके पास में समीकरण नंबर 4 है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जब भी हो उसके अंदर आप लोग इन समीकरणों को लिख करके रखना। ये अपनी समीकरण फर्स्ट थी, ये समीकरण सेकंड है, ये समीकरण थर्ड आई है और ये अपने पास में समीकरण फोर्थ है। ये अब आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है न्यूटन का सूत्र। इसके बाद में अपने आते हैं अलग अलग प्रकार के संबंध, जो संबंध हमें व्युत्पन्न करने हैं, ठीक है। उन संबंधों के बारे में पढ़ने वाले हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर।